तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यानकांग किंगडम आर्मी ने अपनी फर्स्ट बैटल जीत ली होती है, जिसके बाद वो लोग अपने घर जाने की सोच रहे होते हैं, मगर इंपीरियल मास्टर उन लोगों से कहता है कि ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, अब तो बारी हमारी है, अब हम लोग उन्हें दिखाएंगे कि हम लोग किस तरह हमला करते हैं। ये कहने के बाद वो लोग अब डाशियांग सिटी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग जिन लोगों ने गद्दारी की थी वो सारे के सारे लोग डाशियांग में पहले से इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, और वो स्नेक गर्ल उन लोगों को पहले ही जाकर बता देती है कि यानकांग किंगडम आर्मी ने पहले ही हम लोगों को दो ही ऑप्शन दिए हैं, या तो घुटने टेक दे या फिर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। मगर हमने देखा था कि इंपीरियल मास्टर से मुकाबला करने के लिए एक बंदा रास्ते में मछलियां पकड़ रहा होता है, जिस पर इंपीरियल मास्टर समझ जाता है कि वो उससे लड़ने के लिए आया है। उन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें इंपीरियल मास्टर उसे हरा देता है, और फिर वो आर्मी वहां से आगे की तरफ चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि जब बेगर क्लान का एक बंदा वहां पर आता है और वो उन लोगों को चैलेंज करता है, तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि उम्मीद है कि ये लड़ाई जीतने के बाद मैं तुम्हें भी अच्छा सबक सिखाऊंगा। मगर यहाँ पर हमें डाशियांग कैपिटल में दोबारा से उन सारे के सारे गद्दारों को दिखाया जाता है। वो कह रहे होते हैं कि यानकांग किंगडम वो रिफॉर्म्स के बहाने में और सारे के सारे किंगडम्स को वो अपने यानकांग टेरिटरी के अंदर लेना चाहता है ताकि वो सब पर कब्जा कर ले। उसे लगता है कि वो अकेला ही सारे सेक्ट्स को खत्म कर सकता है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम लोग उसका डाशियांग में इंतजार करेंगे। जब वो यहाँ पर आएगा तो एक लास्ट बैटल होगी और इसमें या तो वो जीतेगा या फिर हम लोग। मगर इतने में हमें वहां पर एक लेडी की आवाज सुनाई देती है। वो उस मार्क्समैन से कह रही होती है कि हम लोग तुम्हारी बातों का कैसे भरोसा कर लें, क्योंकि तुम वो शख्स हो जिसने आज तक अपनी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताया। तुमने जिस बंदे को एक अम्ब्रेला देकर यानकांग किंगडम के खिलाफ भेजा था वो पहले ही मारा जा चुका है, और अब तुम हमसे चाहते हो कि हम लोग यानकांग किंगडम के अगेंस्ट फाइट करें, और ऊपर से तुम्हारे उस रॉयल फैमिली के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात भी हैं। तुम हमारे साथ डबल गेम क्यों खेल रहे हो? तुम तो इतने चालाक हो, हमें पता भी नहीं चलने दिया कि तुमने कब हमारा इस्तेमाल कर दिया और हमें ही एक पपेट की तरह यूज कर दिया। शायद तुम नहीं जानते, मगर साउदर्न शिनजियांग सिटी और इसके अलावा भी बहुत सारे सिटीज वो यानकांग किंगडम के कंट्रोल में आ चुके। मगर वो मास्कमैन कहता है कि उन लोगों को जितने सिटीज पर कंट्रोल करना है कंट्रोल कर लेने दो। मैं जानता हूं कि यानकांग किंगडम क्या चाहता है। खास तौर पर वो इंपीरियल मास्टर वो इन शहरों पर कब्जा कर भी ले तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि वो छोटे लेवल के सेंट्स को हराते हुए आ रहा है और उनसे वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। जब वो डाशियांग में आएगा और जब हम उसे यहाँ पर हरा देंगे उसके बाद हम लोग बहुत ही आसानी से अपना कंट्रोल वापस ले लेंगे और सारे सिटीज हमें वापस मिल जाएंगे। हमारे लिए डाशियांग सबसे बेस्ट चॉइस है, उसे हराने के लिए ये जगह सबसे ज्यादा सूटेबल है। ये सुनकर वो लेडी कहती है, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुमने हमें बस अपना मोहरा बनाकर यूज किया है। तुम जानते थे कि इंपीरियल मास्टर वो खुद डाशियांग की तरफ आएगा, इसीलिए तुमने सारे के सारे मास्टर्स को पहले ही यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है। वो वहाँ मौजूद बाकी के 3 लोगों को देखती और कहती है कि क्या ये 3 मास्टर्स ओल्ड एरा के लोग हैं? तो वो मास्कमैन कहता है कि हाँ, बस अब उन्हें यहाँ पर आने दो। हमें दिखाया जाता है कि यानकांग किंगडम आर्मी वो बहुत ही तेजी से डाशियांग सिटी की तरफ आगे बढ़ रही होती है, मगर बीच में आने वाले छोटे मोटे सिटीज को वो बहुत ही आसानी से फतह करती जा रही होती है, जिससे इंपीरियल आर्मी के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्हें बहुत ही आसानी से विक्ट्रीज मिलती जा रही है। मगर वो लोग काफी सरप्राइज भी होते हैं कि आखिर कोई भी उन्हें रेजिस्ट क्यों नहीं कर रहा, ना ही कोई पावरफुल मास्टर उनके सामने आ रहा है। एक एक करके वो लोग उन शहरों पर कब्जा करते जा रहे थे, यहाँ तक कि अज़ूरो ड्रैगन आर्मी और व्हाइट टाइगर आर्मी ने भी अलग अलग सिटीज पर कंट्रोल कर लिया था। और जनरल वुई कहता है कि इसका मतलब ये है कि अब हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ डाशियांग सिटी है और शायद वहीं पर ही हमें टफ टाइम मिलने वाला है। वो इंपीरियल मास्टर से कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारी इंजरीज कैसी है? तो इंपीरियल मास्टर उसे कोई भी जवाब नहीं देता, मगर मोशन उन लोगों से कहता है कि अब हमारे लिए बेहतर ये है कि हम लोग इंपीरियल अकेडमी वापस चले जाएं, क्योंकि डाशियांग तो अब हमारे लिए बहुत ही खतरनाक जगह होने वाली है। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है कि डॉक्टर किन तुम्हें मेरे साथ ही चलना चाहिए ताकि तुम मेरे साथ वहाँ के लोकल कस्टम और कल्चर को भी देख सको। ये सुनकर सी युनशंग काफी हैरान होती है और फिर अचानक हमें उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो मोशन से कह रही होती है कि डाशियांग सिटी का ये सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्या तुम वाकई में इंपीरियल मास्टर के साथ डाशियांग सिटी जाना चाहते हो? अगर तुम वाकई में इंपीरियल अकेडमी की मदद करते हो या फिर यानकांग आर्मी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हो तो फिर सोच लेना बाकी जितने भी सेक्ट्स हैं वो सारे
सारे के सारे हमारे हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट से नफरत करेंगे और हो सकता है कि शायद उसके बाद वो लोग हम पर ही हमला कर दें। मगर मोशन कहता है कि क्या तुम भूल गई हो, डिमोनिक कल्ट सेक्ट वो अपने आप में वैसे ही अपने नाम की वजह से काफी बदनाम है। आखिर तुम उसकी रेपुटेशन की बात क्यों कर रही हो? मगर मैं तुम्हें बता दूं कि भले ही हमें बाकी सेक्ट से नफरत का सामना करना पड़ सकता है, मगर हमें कहीं ना कहीं तो अपना एक स्टैंड लेना ही होगा। हमें दोनों साइड खड़े होने से बेहतर है कि किसी एक साइड पर खड़े हो जाएं। मगर सी युनशान कहती है कि प्रीवियस मास्टर्स ने तुम्हारे पास अपनी टीचिंग्स ट्रांसफर की हैं, क्या तुम उनका भी ख्याल नहीं रखोगे? तुम जानते भी हो ना कि इंपीरियल मास्टर वो किस तरह का बंदा है। मगर मोशन कहता है मैं जानता हूँ, यानकांग किंगडम वो रिफॉर्म्स करना चाहता है और उसके जरिए वो एक नया होली रिलीजन बनाना चाहता है। पर अगर इंपीरियल मास्टर वो इस लड़ाई में मारा जाता है तो फिर हमारे मास्टर की जितनी भी हार्ड वर्क है वो सारी की सारी जाया हो जाएगी। अगर हम लोग इंपीरियल मास्टर के साथ रहेंगे तो इंपीरियल मास्टर को हमसे हमेशा खतरा फील होगा। वो हमारी मौजूदगी में कभी भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा। अगर हम लोग उसके साथ नहीं रहते तो वो पूरी तरह से आजाद हो जाएगा और फिर वो अपनी मर्जी से जो चाहेगा वो करता फिरेगा। तो सी युनशन कहती है अगर वाकई में ऐसा है और तुम इंपीरियल मास्टर के साथ रहकर उसे कंट्रोल करना चाहते हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो मोशन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एक सेंट होने के नाते तुम्हें यही करना चाहिए। मगर वो लड़की दिल ही दिल में कहती है सेंट तुम जानते ही क्या हो, मैं एक प्राइवेट किलर हूँ। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब इंपीरियल आर्मी वो डाशियांग सिटी की तरफ आगे बढ़ रही होती है तो उन लोगों को वहां पर 3 बड़े बड़े टावर्स दिखाई देते हैं जो कि असल में 360 हाल के टावर्स थे। और फिर उस आर्मी के पीछे हमें 360 हाल की आर्मी भी दिखाई देती है। वो लोग वहां पर बड़े बड़े फ्लैग्स लेकर खड़े हुए थे। ये देखकर इंपीरियल आर्मी वो काफी हैरान हो जाती है और फौरन से वो लोग इंपीरियल मास्टर को जाकर बताते हैं कि एक अनजान आर्मी बड़े बड़े फ्लैग्स लेकर हमारे पीछे मौजूद है। तो इंपीरियल मास्टर कहता है हाँ मैं जानता हूँ। वो लोग बाहर की तरफ झांक कर देखते हैं तो वहां पर बड़े बड़े टावर्स अपीयर हो गए थे और उन टावर्स के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हुए थे। इंपीरियल आर्मी ने पहले कभी भी इस तरह की आर्मी नहीं देखी थी और वो लोग काफी हैरान थे कि आखिर ये टावर्स अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए, क्योंकि ये टावर्स तो मैप में भी कहीं दिखाई नहीं देते। मगर मोशन को वहां पर दिखाई देता है कि डिमोनिक कल्ट सेक्ट के 2 मेंबर्स नीचे एक जगह बैठे हुए हैं। जिसके बाद वो इंपीरियल मास्टर से कहता है कि हमें नीचे चलकर चाय पीनी चाहिए। ये सुनने के बाद इंपीरियल मास्टर फौरन से चाय पीने के लिए मोशन के साथ नीचे चला जाता है। जब वो लोग नीचे जाते हैं तो वहां पर इंपीरियल अकेडमी का मास्टर अपने डिसाइपल्स को साथ ले जाता है और वो लोग देखते हैं कि डिमोनिक कल्ट सेक्ट के 2 मेंबर्स वहां पर मौजूद हैं। और जब वो लोग एक टेबल पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं तो मोशन उन लोगों को अपनी प्लानिंग के बारे में बता रहा होता है और जनरल वो ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम लोगों ने सिर्फ 4 कप चाय मंगाई है, हमारा तो सोचा भी नहीं। मगर इंपीरियल मास्टर ने जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो जानता था कि जनरल वही सारा प्लान सब लोगों को बता देगा। मगर फिर जैसे ही वो लोग अपनी प्लानिंग कंप्लीट करके वहां से जाने लगते हैं तो अचानक से डिमोनिक कल्ट सेक्ट की आर्मी फौरन से अपने सारे के सारे 360 हाल के टावर्स को लेकर ही गायब हो जाती है, जिस पर वो डिसाइपल हैरान रह गए थे। मगर अब ये डिसाइड हो चुका था कि डिमोनिक कल्ट सेक्ट वो यानकांग किंगडम की मदद करेगा। जिसके बाद इंपीरियल आर्मी अब डाशियांग किले की तरफ आगे बढ़ने लगती है और यानकांग किंगडम की आर्मी और इंपीरियल मास्टर ने पहले ही उन लोगों को ऑर्डर दे दिया था कि हम लोग अब सीधा जाएंगे और उन्होंने अपनी बाकी की आर्मी से भी इकट्ठा होने के लिए कह दिया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आर्मी जब डाशियांग कैपिटल तक पहुंच जाती है तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ा किला होता है और उसका दरवाजा बंद होता है। मगर इंपीरियल मास्टर अपने डिसाइपल्स को लेकर उस किले के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इससे पहले पास्ट में जब भी मैं किसी किले को फतह करता था तो मैं वहां लोगों के दिल जीत कर फतह करता था, मगर लगता है कि शायद यहाँ पर अब भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि ओल्ड एरा से बिलोंग करते हैं और शायद वो लोग मुझसे हमेशा से नफरत करते आए हैं। मुझे इन लोगों पर शक है कि ये लोग शायद काफी मिस्टीरियस लोग हैं। पर अगर मुझे इस किले को फतह करना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खून बहाना होगा
और उसके लिए हो सकता है कि शायद मुझे हजारों लोगों के सर उड़ाने पड़े। ये बात सुनकर मोशन हैरान हो जाता है, मगर फिर इंपीरियल मास्टर कहता है कि जनरल वुई, आप इस सिटी के बाहर ही अपना कैंप लगा लीजिए, हम लोग अंदर जाएंगे। वो मोशन से कहता है कि तुम अपनी टीम को लेकर मेरे साथ चलो। इतना कहने के बाद जनरल वुई अपनी आर्मी को लेकर बाहर खड़ा रहता है और दूसरी तरफ इंपीरियल मास्टर वो जैसे ही उस किले की तरफ जाता है तो उसका गेट अपने आप ही खुलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि जैसे जैसे वो दरवाजा खुल रहा है वहां पर अचानक से एक लाइट अपीयर हो रही है, जिसे देखकर ही वो लोग बिल्कुल हैरान से रह गए थे, क्योंकि जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उन्हें दिखाई देता है कि वहां पर दरवाजे के दूसरी तरफ बहुत बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल बॉडीज मौजूद है। वहां पे मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो थोड़ा सा डर गए थे कि यहाँ पर तो सारे के सारे हाईएस्ट रैंकिंग के मास्टर्स मौजूद हैं, मगर यानकांग किंगडम के इंपीरियल मास्टर को जरा भी डर नहीं लगता। वो बगैर डरे उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो लोग आगे जा रहे थे वो जायंट स्पिरिचुअल बॉडीज बिल्कुल सीधे खड़े होकर सिर्फ उन लोगों को देख रही होती हैं। मोशन देखता है कि वहां पर एक से बढ़कर एक वॉरियर मौजूद है, जैसे कि उन लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखी हो कि उन लोगों ने यहाँ पर अपनी फाइनल बैटल लड़नी है। और वो स्नेक गर्ल जब मोशन के सामने आती है तो वो गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तो तुम भी यहाँ पर हो। तो मोशन उसे देखकर हल्का सा स्माइल करता है, जिस पर उस लड़की को काफी गुस्सा आता है। वो मोशन को गुस्से से देख रही होती है और यहाँ पर वो गंजा मॉन्क कहता है कि ये लड़की ये तो एक लड़का हुआ करती थी, पर पता नहीं कैसे ये एक लड़की बन गई है। मगर यहाँ पर इंपीरियल मास्टर जब वो उस लड़की को गुस्से से देखता है तो उसकी नजरों का ही इतना डर होता है कि वो लड़की वापस से पीछे हट जाती है और अपने स्नेक से नीचे उतरकर मोशन से कहती है कि इस वक्त तुम यानकांग किंगडम के साथ हो तो तुम अपने आप को ये मत समझ लेना कि तुम हीरो बन गए हो, मगर मैं तुम्हें मौका देखते ही मार डालूंगी। इतने में वहां पर हमें एक और लेडी की आवाज सुनाई देती है। वो इंपीरियल मास्टर से कहती है कि अब तुमने हमारे मार्शल आर्ट वर्ल्ड पर रूल करने का सोच ही लिया है, तो फिर बताओ कि तुम क्या ऑर्डर्स लेकर आए हो। ये माउंटेन आज तुम्हारी लाइफ एंड डेथ का एरेना बनने वाला है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उस ग्राउंड के आगे एक बहुत ही बड़ा हॉल मौजूद होता है और वहां पर सारे के सारे मास्टर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं। मगर वहां पे मौजूद एक मास्क मैन वो इंपीरियल मास्टर से कह रहा होता है कि तुम इस दुनिया के नंबर 1 कुरियर हो जो कि गॉड्स के अंडर में काम करते हो। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम अपनी मदद के लिए सिर्फ कुछ ही लोगों को लेकर आए हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कोई ताकतवर सोल्जर्स लाने चाहिए थे? मगर इंपीरियल मास्टर कहता है तुम्हारे लिए तो बस इतना ही काफी है। इस सुनते ही वो मास्क मैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या मजाक है, तुम तो बिल्कुल पहले की तरह ही हो, तुम तो आज भी बिल्कुल पहले की तरह ही एरोगेंट हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लीजो सिटी को अपने कंट्रोल में करके हर चीज को अपने कंट्रोल में कर लोगे? तुम्हारे लिए वो एक छोटी सी विक्ट्री जरूर थी, मगर मैंने तुम्हें जानबूझकर वो विक्ट्रीज दी है ताकि तुम अपनी थोड़ी सी हिम्मत जुटा सको और हमारे डाचियांग में कदम रख सको। हमें वहां पर पीछे वही ओल्ड एरा के 3 लोग भी दिखाए जाते हैं और उनके पीछे हमें एक आइस लेडी को भी दिखाया जाता है जिसके पास एक्सट्रीम यिन पावर होती है। जब वो अपनी एक्सट्रीम यिन पावर को यूज करती है तो हमें वहां पर उसकी एक जायंट स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई देती है। उसका लेवल बिल्कुल एक गॉड लेवल के पास पहुंच गया था, जिस पर वो लड़की खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। उसे खुद भी आइडिया नहीं था कि वो एक गॉड लेवल के इतना करीब चली जाएगी। उस लड़की ने असल में उस मास्कमैन से कोई ऐसा एलेक्सियर लिया था जिसकी वजह से उसकी पावर कई गुना बढ़ गई थी, जिस पर वहां पे नीचे खड़े हुए लोग भी काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि इस लेडी ने तो गॉड रियलम को अचीव कर लिया है। मगर देखते ही देखते वहां पे मौजूद जितने भी मास्टर्स होते हैं वो सारे के सारे अपने रियल फॉर्म को एक्टिवेट करते हैं, तो हमें वहां पर उन सब लोगों की बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल बॉडीज दिखाई देती है, जिसका मतलब ये था कि वो सारे के सारे इतने पावरफुल थे कि वो सब के सब अगर चाहे तो उन डिसाइपल्स को मिट्टी में मिला सकते थे। ये देखकर वो डिसाइपल कहते हैं कि ये तो अलग अलग सेक्ट्स के मास्टर से ये यहाँ पर एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। और वो गंजा कहता है मुझे नहीं लगता कि हम लोग इनके अगेंस्ट कुछ भी कर पाएंगे। मगर यानकांग किंगडम का इंपीरियल मास्टर वो उन सब लोगों को पहचानता था। वो उनमें से पहले एक बंदे का नाम लेते हुए कहता है कि तुम तो ली टियान हो ना, तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। और वो ऊपर उस लेडी से कहता है तुम तो एक सेलेस्टियल बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। जिसके बाद वो एक और बंदे की तरफ देखता है और कहता है कि अच्छा तो तुम भी हो। वो उसके बारे में बताता है कि ये बंदा सबसे पहला बंदा है जिसने 100 जेड ब्लैक टेक्निक इन्वेंट की थी। इसका नाम मास्टर जू है और उसके साथ 3 इसके साथी हैं। और वहां पे वो दूसरे लोगों की
तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तो तुम लोग 5 ग्रेट पेंटिंग सेक्ट से हो। और एक और बंदे की तरफ देखते हुए कहता है तो तुम एक एंशिएंट दाशियांग टेंपल से हो। सोचा नहीं था कि तुम लोग एम्प्टीनेस मंत्रा सील को भी कास्ट कर सकते हो। और फिर वो अपने शोल्डर की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे पीछे जो बंदा है इसका नाम डाओ कियान ज़ेनरेन है। इसने मेडिसिन स्किल्स को प्रैक्टिस किया है और ये मेडिसिन स्किल्स में काफी एक्सपर्ट है। इसे चाहिए था कि ये अपने मेडिसिन स्किल्स के जरिए दुनिया की मदद करे। वो डाओ कियान से कहता है कि आज से 10 साल पहले मैंने तुम्हें इनवाइट किया था कि तुम मेरी इंपीरियल एकेडमी में आ जाओ, मगर लगता है कि शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं थी। देखो अब तुम्हें कोई तुम्हारे रियल नाम से जानता तक नहीं है। मगर डाओ कियान वो फौरन से नीचे आता है और कहता है कि इंपीरियल मास्टर तुम अपनी रिफॉर्म्स टेक्निक्स के बहाने ही सारे के सारे सेक्ट्स को खत्म करना चाहते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हो और मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है कि तुम जिस सेक्ट से बिलोंग करते हो उस सेक्ट का काम सिर्फ लोगों को हील करना है और तुम लोगों ने इस काम को बहुत ही अच्छी तरह से किया भी है। मगर डाओ कियान कहता है कि अब इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसे फार्मिस्ट बचे हैं जो कि मेरे लेवल को पहुंच सकते हैं। मगर सुनने में आया है कि अब कुछ फार्मिस्ट मर चुके हैं और बस अब गिने चुने ही कुछ फार्मिस्ट ऐसे रह गए हैं जो कि अपने स्किल्स के जरिए दुनिया की मदद कर सकते हैं। मगर जहां तक बात तुम्हारी इंपीरियल एकेडमी की है, जरा अपनी इंपीरियल एकेडमी का हाल तो देखो। दुनिया में सबसे कम अगर कोई इंपीरियल फिजिशियंस हैं तो वो तुम्हारी इंपीरियल एकेडमी में है। तुमने आज तक कोई भी हमारे लेवल का फिजिशियन क्रिएट नहीं किया है। सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो कि बाहर से आया है और तुम लोग उसे मिरेकल डॉक्टर कहते हो। यही वजह है कि मुझे तुम्हारे वो रिफॉर्म्स पसंद नहीं थे। देखो तुम अपने रिफॉर्म्स के जरिए कहां तक पहुंच गए हो। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है कि अगर मिरेकल डॉक्टर एक हो या 2 हो, मगर उसके बावजूद भी वो मिलियंस वो लाखों लोगों की इंजरीज को हील कर सकते हैं। मगर खैर क्योंकि अब हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं तो अब तुमसे इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं। और फिर वो वहां पे मौजूद एक और मास्टर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मां लियान शेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी ऐसा करोगे। मगर लियान शेन कहता है कि इंपीरियल मास्टर मुझे ऐसा करने पर सिर्फ और सिर्फ आपने मजबूर किया है। मैं भी एक माउंटेन गेट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास जोंग नानशेन लाइनेज मौजूद है। साउदर्न डार्कनेस और सोड स्क्रिप्चर्स को कल्टीवेट किया हुआ है। मगर यहाँ पर इंपीरियल मास्टर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही ग्रैंड प्रीस्ट को रिक्वेस्ट की थी कि वो तुम्हें इंपीरियल एकेडमी का एक सेक्रेटरी अपॉइंट करे ताकि तुम भी इंपीरियल एकेडमी के इंचार्ज बन जाओ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम बिल्कुल राइट पाथ पर चल रहे हो और तुम ही हो जो कि इंपीरियल एकेडमी को आगे भी ले जा सकते हो। इसके अलावा भी मुझे तुम्हारे स्किल्स के बारे में काफी अच्छी तरह से मालूम था कि तुम काफी स्किलफुल कमांडर भी बन सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था कि हमारे यानकांग किंगडम और बाकी सेक्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, मगर उसके बावजूद भी तुमने ऐसी हरकत कर दी। मुझे इससे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। तुम मेरी इंपीरियल एकेडमी के मिनिस्टर ऑफ सेक्रेटेरिएट थे। मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी कि तुम आगे चलकर मेरे लिए बहुत कुछ कर सकोगे। मगर यहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसने आपके साथ गद्दारी की है। जरा अपने चारों तरफ देखें कि आपकी इंपीरियल एकेडमी के कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो सारे के सारे लोग आपके खिलाफ इसीलिए हैं क्योंकि आपने उनके साथ नाइंसाफी की है। तो इंपीरियल मास्टर कहता है तुम्हारा हार्ट वो करप्ट हो चुका है और तुम अब बदले की आग में जल रहे हो। वैसे भी अब पूरी दुनिया में हर तरफ लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। अब तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। भले ही तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो मगर उसके बावजूद भी अब तुम गलत साइड पर खड़े हो चुके हो, इसलिए अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। ये कहने के बाद वो वहां पे मौजूद 3 ओल्ड मैन की तरफ देखता है और कहता है कि तो तुम लोग यहाँ पर मौजूद हो, कैसे हो तुम लोग? तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। उसे वहां पर देखते ही वो ओल्ड लेडी फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक इंसेक्ट आता है और वो इंसेक्ट अपने आप ही अपने अंदर से एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकालता है। तो हम देखते हैं कि उस ओल्ड लेडी का एक खूबसूरत सा स्पिरिचुअल फॉर्म बाहर आता है जिसे देखकर ही लग रहा था कि शायद वो ओल्ड लेडी रियलिटी में ऐसी नहीं दिखती होगी। उसने भी ग्रैनी सी की तरह ही अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपाई हुई थी। मगर हम लोग उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हैं जिसके हाथ में एक ब्रश होता है। वो जब अपनी ट्रू पावर शो करता है तो हम लोग उसकी भी एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी देखते हैं
वो लोग भी यहाँ पर डिवाइन ब्रिज रियलम को शो कर रहे थे, यानी कि वो लोग इंपीरियल मास्टर के लेवल के बिल्कुल बराबर आ चुके थे। और आखिर में हम लोग उस सोर्ड कल्टीवेटर को देखते हैं, वो अपनी सोर्ड टेक्निक के जरिए अपनी एक जायंट सोर्ड क्रिएट करता है और उसे बहुत ही जोर से जमीन पर मारता है, जिसके बाद हमें उसकी जायंट स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई देती है। वो भी अपनी सोर्ड के साथ फौरन से ऊपर आ जाती है। जब वो तीनों के तीनों बॉडीज उनके सामने आती हैं तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि अच्छा, तो तुम तीनों ने डिसाइड कर लिया है कि तुम तीनों एक साथ ही सुसाइड करोगे। यकीन नहीं आता कि तुम लोग डिवाइन ब्रिज रियलम के पीक पे आ चुके हो। मगर उन तीनों के तीनों लोगों का ऑरा ही इतना खतरनाक होता है कि वहां पे मौजूद लोग उनकी तरफ डायरेक्ट देख तक नहीं पा रहे थे। मोशन देखता है कि नॉर्मल आंखों से देखते हुए ये सब फील हो रहा है कि जैसे इन लोगों के हाथ पैर टूटे हुए हैं, मगर जब हम लोग डिवाइन आइज के जरिए देखते हैं तो ऐसा पता चलता है कि इनके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। आखिर इंपीरियल मास्टर अकेले इन तीनों का मुकाबला कैसे करेंगे? वो तीनों ही मास्टर्स इंपीरियल मास्टर से कह रहे होते हैं कि तुम अब बताओ कि तुम क्या करोगे। मगर इंपीरियल मास्टर उन लोगों पर हंसते हुए कहता है कि तुम लोग सच में बिल्कुल बेवकूफ हो। सोचा भी नहीं था कि तुम लोग अपने ट्रू फॉर्म के साथ मेरे सामने आओगे। मगर तुम लोगों को देखे हुए काफी टाइम गुजर चुका है, तुमसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा है। मगर वो ओल्ड लेडी कहती है कि लास्ट टाइम तो तुम बच गए थे, मगर इस बार तुम्हें ऐसा पॉइजन दूंगी कि तुम्हें बचने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी मौत के लिए तैयार रहना। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है कि तुम तीन ओल्ड लोग अपनी लाइफ के रिटायरमेंट हिस्से तक आ चुके हो। तुम लोगों को चाहिए कि अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करो और दुनिया को देखो, जाओ थोड़ा घूमो फिरो। मगर तुम लोग तो लड़ने की जिद पर अड़े हुए हो, बार बार तुम मेरे सामने आ जाते हो। मगर वो ओल्ड लेडी कहती है कि स्ट्रेंज लिपर्ड आर्मी का मास्टर वो मेरा बेटा था। और बीच में मौजूद वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि तुमने मेरे इज़ोमी किंगडम को डिस्ट्रॉय किया है? ये वही सिटी था जिसे मैंने खुद से क्रिएट किया था। और दूसरा बंदा कहता है कि मेरा कोई स्पेशल बैकग्राउंड तो नहीं है, मगर मैंने थोड़ी बहुत साइंस और मैथमेटिक्स को लर्न किया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी हरकतें देखकर तुमसे काफी ज्यादा नफरत हो गई है। तुम जिस तरह अपने आप को जस्टिफाई करते हो, तुम्हारी बातों की वजह से लोग तुमसे नफरत करने लगे हैं। ये बातें तुम्हें जस्टिफाई नहीं कर सकती। इसी तरह वो लोग एक दूसरे को धमकियां दे रहे होते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं ताकि एक दूसरे को गलत साबित कर सकें। वो लोग यानकांग किंगडम के इंपीरियल मास्टर को कहते हैं कि तुम लोग जानबूझकर रिफॉर्म्स के बहाने में पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है अच्छा तो फिर ठीक है, मुझे बताओ कि इन लोगों के अलावा और कौन है जो कि मुझसे गद्दारी करना चाहता है। तो एक यंग लड़का बाहर निकल आता है और वो कहता है कि हमारा ग्रेट श्योंग टेम्पल वो तुम्हारे अगेंस्ट है, हम लोग मरते दम तक तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। और एंशिएंट डिवाइन सेक्ट का एक मेंबर कहता है हम लोग भी तुम्हारे अगेंस्ट हैं। इसी तरह फिर वहां पर एक के बाद एक बंदा खड़ा हो जाता है और वो अपने सेक्ट का नाम लेता है और कहता है कि हम लोग भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। देखते ही देखते वहां पर इतने ज्यादा लोग खड़े होते हैं कि इंपीरियल मास्टर और बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर तो सारे ही लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं। और वो मास्क मैन हंसते हुए कहता है कि इंपीरियल मास्टर देख लिया तुमने, पूरी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ है, तुम बेशर्मों की तरह भी यहाँ पर खड़े हुए हो, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है कि सिर्फ कुछ हजार लोग पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं करते। वैसे भी अच्छा हुआ कि ये सारे लोग यहाँ पर एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं सबके सब लोगों को एक बार में ही खत्म कर दूंगा ताकि इस दुनिया में एक बार में ही पीस मेंटेन हो जाए। बात सुनते ही वो मास्कमैन कहता है अगर ऐसा है तो फिर अब हमारे बीच बात करने को कुछ रह ही नहीं गया। ये कहते ही वो लोग फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहां पर एक बहुत बड़ा एरे क्रिएट कर लेते हैं और उस जगह को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं ताकि ना कोई बाहर जा सके ना कोई अंदर आ सके। ये देखते ही वहां मौजूद डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम लोग इनका मुकाबला कैसे करें, हमारी आर्मी अब हमारी मदद नहीं कर पाएगी। वो लोग मोशन से कहते हैं कि तुम टेलीपोर्ट हो सकते हो ना, तो फौरन से टेलीपोर्ट होकर जनरल वी को मदद के लिए बुलाओ। मगर मोशन इंपीरियल मास्टर की तरफ देखता है और कहता है कि फिलहाल जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और इंपीरियल मास्टर उस मास्कमैन से कहता है कि तुमने पूरे के पूरे मार्शल वर्ल्ड को अपनी हरकतों की वजह से शर्मिंदा करवाया है। मगर वो मास्कमैन कहता है कि इस हेवनली प्रिजन से तुम लोग कभी भी जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, इसीलिए अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो। तुम लोग भले ही चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर तुम्हारे बारे में बाहर वालों को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है।
ये डाशियांग कैपिटल आज तुम लोगों का कब्रिस्तान बनने वाला है। मगर जैसे इंपीरियल मास्टर पीछे पलटता है तो मोशन फौरन से अपना डिमोनिक कल्ट सेक्ट का झंडा बाहर निकालता है, जिस पर वो लोग बिल्कुल हैरान से हो जाते हैं और उसी के साथ ही यह एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।